बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 में चैप्टर 3 का जो टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन, उसको डिस्कस करना है। सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? देखें, सेल्स, हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जब सेल की फॉर्मेशन होती है तब वो फंक्शनल नहीं होता, बाद में उन सेल्स को क्या किया जाता है, हर एक सेल जो होता है अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, सेल स्पेशलाइजेशन और सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ज़रा बुक से देखते हैं, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो हम इसके देखें डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक रोल्स। सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं अपने फंक्शन के लिए। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। डॉटर सेल फॉर्म बाय माइटोसिस प्रोसेस अंडरगो चेंज इन द प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, यानी कि ये सेल है, इसने डिवाइड होना है, एक से दो सेल बन गए। यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है डिवीजन का, हम इसे लिखते हैं जी, यहाँ पर हो गई है माइटोसिस। माइटोसिस हो गई, क्या हो गई है, माइटोसिस हो गई। जब माइटोसिस हुई है तो ये सेल डिप्लॉयड था। सपोज करें ये डिप्लॉयड था तो ये इनकी डिवीजन हुई तो ये भी डिप्लॉयड। अब ये फंक्शनल था, अब इस सेल ने डिवाइड होने के बाद फंक्शनल होना है अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सेल डिफरेंशिएशन आ गई है। अच्छा, फिर देखते हैं इसके बाद क्या होगा। दे ऑल्टर इन साइज, इनका साइज जो है वो चेंज किया जाता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चेंज आता है और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में चेंज आता है। मतलब ये ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से इसके पेरेंट सेल काम कर रहे थे। साइज में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में चेंज आएगा, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये सेल स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है। As a result, they become specialized in their role in the body. Some examples of the specialized cells are given below. अब यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन भी, आप कह सकते हैं कि हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, या फिर हम कहते हैं कि ये इसका जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है ये इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। दो बातें हमने डिस्कस की हैं, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, किसके लिए, सेल स्पेशलाइजेशन के लिए। अच्छा, अब हमने चलना है इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स की तरफ। कौन कौन सी एग्जांपल जो हैं यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट पर जिसको हमने डिस्कस करना है वो है एपिडर्मल सेल्स। आपके पास नंबर फर्स्ट पर आ गए एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, ये प्लांट्स के सेल्स होते हैं। बेसिकली प्लांट्स फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। दे आर फ्लैटेंड सेल्स। अब देखो, पहले हमने बता दी इसकी डेफिनेशन, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, दे आर फ्लैटेंड। पहली बात वो कह रहा है कि ये फ्लैटेंड होते हैं, which pack tightly to form continuous outer layer of the body। एक बात होगी। दूसरी बात, epidermal cells having some additional role in the modified accordingly, यानी कि कुछ एडिशनल रोल भी होते हैं लेकिन उसकी हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए। नंबर थर्ड पर हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल आ जाएंगे। एग्जाम्पल आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखें, फॉर एग्जाम्पल रूट हेयर सेल्स विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड गॉड सेल्स ऑफ लीव्स विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहां पर इसने बात कर ली है कि दो बातें इसने बताई हैं। एक तो बताया है कि जो हमारे रूट हेयर सेल्स होते हैं उनका, और दूसरा गार्ड सेल्स का। इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे हमारे इसमें डायग्राम मौजूद है, ज़रा गौर करें तो यहाँ पर हमें ये एपिडर्मल सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर नज़र आ रही है। ये नॉर्मली हम इसको बता सकते हैं।
ये आपको एपिडर्मल की जो एपिडर्मस की जो लेयर नज़र आती है ये किस में है, ये अनियन के अंदर हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है और इस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है अनियन के अंदर ये हमें नज़र आ जाता है। हम माइक्रोस्कोप में मोस्टली इसका देखते हैं। फिर हम रूट सेल की बात करते हैं, रूट हेयर सेल के बाद। अब ये जो सेल आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है ये इसका एपिडर्मल सेल है। इसमें देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये इसका बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ ऑर्गेनल नज़र आ रहे हैं। रूट हेयर यहाँ पर मौजूद है, ये रूट हेयर आपका मौजूद है, ये वाला जो सारा है ना जिसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आप देख रहे हैं इस सेल की जो सेल वॉल है ये एक्सटेंड हुई हुई है और इसके अंदर इसी तरह आप देखें तो ये इसका आ जाता है वैक्यूल, ये वैक्यूल है जो इसमें मौजूद है। बाहर क्या है सेल वॉल और अंदर क्या है वैक्यूल है। ठीक है जी, वैक्यूल भी नजर आ गया और सेल वॉल भी नजर आ रही और आपने देखा इसकी सेल वॉल एक्सटेंड होके क्या बना दी, लार्ज वैक्यूल बना दिया। लार्ज वैक्यूल का अब इसने रूट हेयर बना दिया। रूट हेयर का क्या काम होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। यानी कि आपने क्या देखा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, सरफेस एरिया। तो इस रूट हेयर ने क्या किया है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकेंडली हम चलते हैं एपिडर्मल सेल्स की तरफ। तो एपिडर्मल सेल्स में आप देखते हैं दो बातें हैं। यानी कि एक हमने एपिडर्मल सेल्स यूं डिस्कस की है, ये एपिडर्मल सेल था और ये इसका जो आगे रूट हेयर हमने डिस्कस किया है, ये वाला ये रूट हेयर था और यहाँ पर इसका बड़ा एक वैक्यूल जो है हमने उसे डिस्कस किया है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस था, ये मल्टीपल ऑर्गेनल्स थे, यू कैन से ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं और इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनल्स भी आपको नज़र आते हैं। ये वेजिकल्स हो सकते हैं या फिर ये ग्लाइकोसोम पैराक्सोम इस तरह से ये हो सकते हैं। ये हमने रूट हेयर यानी कि ये एपिडर्मल सेल ऑफ रूट है, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट है। दूसरा यहाँ पर एक और हमने बात करनी है। मैं यहाँ पर दो सेल्स बना रहा हूँ, एक सेल आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा सेल आपको ये नज़र आ रहा है। ये जो दोनों सेल्स हैं ये कौन से सेल्स हैं, ज़रा गौर करें तो ये सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल्स के दरमियान में एक हमें ओपनिंग नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं स्टोमा, इसको हम कहते हैं स्टोमा। ये गार्ड सेल और ये स्टोमा नज़र आ रही है। अब इसको ज़रा देखें तो इसमें भी एजेट यहाँ पे वैक्यूल नज़र आएंगे, आपको पे न्यूक्लियस नज़र आएंगे और बाकी क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर नज़र आएंगे। क्लोरोप्लास्ट हम इस तरह से बना देते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल जो है ना याद रखिएगा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स गार्ड सेल जो हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो अब देखें इसके आसपास क्या है, मैं मेंशन करता हूँ। ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है, ये एपिडर्मल सेल नज़र आ रहा है। सपोज करें आपको एक ये सेल नज़र आ रहा है, ये एपिडर्मल सेल। तो गार्ड सेल यहाँ पे एपिडर्मल सेल से ही जो है वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनका काम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है। यहाँ पर इनका काम क्या था, इनका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसी को हम अगेन से अपनी बुक की तरफ ले जाते हैं। तो बुक में ये बात मेंशन है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं बाज़ औक़ात इनमें क्या होती है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है और स्पेशलाइज्ड होकर ये डिफरेंट और काम भी कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के हवाले से बात कर रहे थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे ये गार्ड सेल्स का जिक्र किया, इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं तो ये फोटोसिंथेटिक है और इसके आसपास एपिडर्मल सेल्स हैं और यहाँ पर ये स्टोमेटा का कोर नज़र आ रहा है।
तो ये हमने अभी तक किसकी डिस्कशन की है, हमने एपिडर्मल सेल्स की बात की है। तो आप उसी तरह एपिडर्मल सेल्स की डेफिनेशन आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, फिर इसके अंदर एग्जांपल हैं, देन इसकी डायग्राम्स है। तो इसके अंदर 4 रूब्रिक्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप एटलीस्ट 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने लाजमी लिखने होते हैं। आगे चलते हैं जी इसके बाद मीजोफिल सेल्स की तरफ। मीजोफिल सेल्स, तो मीजोफिल सेल्स क्या है, कैसे इनको डिस्कस करना है हमने, ज़रा हम इसको अपने बुक में से देखते हैं कैसे है जी। ज़रा देखिएगा, आपने प्रॉपरली डिस्कस की हैं ऑलरेडी। ये आगे आपके अपर एपिडर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं, अपर एपिडर्मल सेल्स नज़र आ रहे हैं। अपर एपिडर्मल सेल्स से नीचे हमें यहाँ पर कुछ कॉलमर मीजोफिल सेल्स नज़र आ रहे हैं। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक स्पॉन्जी होती है और ये कॉलमर है, इनको पैलिसेड भी कहते हैं। दूसरे हमें ये इस तरह से स्पॉन्जी सेल्स नज़र आते हैं, इनके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं इसलिए इनको स्पॉन्जी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे अगेन से आ जाएगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आ गए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर आ गया। नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपर एपिडर्मिस, यहाँ पर ये पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, यहाँ पर ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, यहाँ पर ये आ गई एयर स्पेसेस, ये पूरे एक लीफ का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये आ गई लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर ये दोनों गार्ड सेल्स आ गए। गार्ड सेल्स के दरमियान में जो ओपनिंग है इसको आप क्या बोल रहे हो जी, स्टोमा। इसके साथ यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, सपोज करें जाइलम, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्लोएम, इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये फ्लोएम है। इसको मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, ये जाइलम है। ये पूरे लीफ का स्ट्रक्चर। अगर इसके अंदर हमने मीजोफिल सेल्स को देख लिया तो मीजोफिल सेल यहाँ पर देखें, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, फोटोसेंसिस करवाने वाले सेल्स हैं, इनमें फोटोसेंसिस होती है। तो मीजोफिल सेल के हवाले से हमने बात कर ली। तो मीजोफिल सेल 2 तरह से, एक स्पॉन्जी और एक पैलिसेड। तो यहाँ पर देखें मीजोफिल सेल्स के हवाले से हमने थोड़ी सी बातें जो है वो डिस्कस करनी है। जैसे कि मीजोफिल सेल्स का सबसे पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन है, और फोटोसिंथेटिक सेल्स of plants, they are present in the plant leaves, they contain a large number of chloroplast, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स मौजूद है, एंड एंकर इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या थी, ये हमने प्रीवियसली क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हुए डिस्कस की थी कि इसके अंदर थाइलाकॉइड होते हैं जो ग्रेनम बनाते हैं। These pigments absorb light energy and used to produce food in the photosynthetic process। यहाँ पर ये सारा हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है, जो प्रीवियस हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर शॉर्टली हमने इनको डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा जो है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के बाद आ जाएंगे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी हम इनको कहते हैं। अब इसके हवाले से अगर देखें आरबीसीज आर हीमोग्लोबिन फिल्ड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। अब यहाँ पर 2 बातें आ गई हैं, मतलब इसने कहा एक तो हीमोग्लोबिन मौजूद है, याद रखिएगा 90% जो है हीमोग्लोबिन इसमें मौजूद होती है इसके साइटोप्लाज्म का, 10% बाकी एंजाइम होते हैं या ऑक्सीजन होती है, और इसका काम भी उसने बता दिया कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। दे आर बाय कनकेव शेप। अब ये शेप भी आ गई, बाय कनकेव का मतलब होता है यानी कि आप इस तरह से कहते हैं कि एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, इस तरह से बाय कनकेव होते हैं और डिस्क लाइक होते हैं।
डिस्क में आपको यूं नज़र आ रहा है। अब इसी स्ट्रक्चर को आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये डिस्क लाइक नज़र आएगा, एक साइड से देख रहे हैं, और उसको इस साइड से देख रहे हैं यानी कि इस साइड से देख रहे हैं तो आपको बाइकनकेव नज़र आता है। दिस शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एब्सेंट। ये बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कई दफ़ा एमसीक्यू भी आता है कि जो आरबीसीज होते हैं इसमें ना न्यूक्लियस होता है, ना ईआर होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें नहीं होते, वो पहले होते हैं लेकिन उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, ताकि इसमें मोर हीमोग्लोबिन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हीमोग्लोबिन कितनी होती है। These cells are very flexible so they can easily pass through blood capillaries. Blood capillary से आसानी से गुजर जाते हैं। The average age of RBC is 120 days, यानी कि जो एक RBC होता है इसकी एज कितनी होती है, 120 डे होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, कितने डेज, 120 डेज लाइफ होती है। और उसके बाद RBC मर जाता है, मरने के बाद इसको स्टोर कर दिया जाता है यानी कि इसके ग्रेवयार्ड यानी कि स्प्लीन के अंदर। फिर लिवर जो होता है इसको रिसाइकल करता है। जो नेक्स्ट सेल हमने डिस्कस करना है वो है न्यूरॉन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन, सबसे पहले तो हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन या हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, और वो इंट्रोडक्शन कैसे हम देते होते हैं इसका याद रखिएगा। आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। आप इसमें ये लिख सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस नर्वस सिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी, इसका मतलब प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, एनिमल के अंदर मौजूद होता है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता, प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होता। टू कंप्लीट दिस जॉब देयर स्ट्रक्चर इज वेरी यूनिक, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही यूनिक होता है। अ न्यूरॉन सेल हैज अ सेल बॉडी, इसके पास एक होती है सेल बॉडी। अब इसका यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हो गया, पहले डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, अब इसका क्या शुरू हो गया जी, इसका स्ट्रक्चर शुरू हो गया। यानी कि अभी आप इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। यानी कि सेल बॉडी आपने कहा, सेल बॉडी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि ये जो एक बड़ा आपको सेल नजर आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर साइज नजर आ रहा है, इसको आप सेल बॉडी कह रहे हैं। सेल बॉडी से आगे छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, जो इन फाइबर्स को आप क्या बोलते हैं, ये फाइबर्स जो हैं इनको आप डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स, ये फाइबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये किसके हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ये फाइबर डेंड्राइट्स के हैं, आपको ये वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। फिर आपको डेंड्राइट्स जो नजर आ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं, और दूसरे आपको ये बड़े फाइबर नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर भी आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहे हैं। इसको एक्सॉन कहते हैं, ये पूरे लॉन्ग स्ट्रक्चर को एक्सॉन कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है इसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ जो है वो कहा जाता है। यानी कि आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है ये लिपिड से बनी होती है, लिपिड से और ग्लाइकोलिपिड से। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है ये। द डेंड्राइट एंड एक्सोन मेक इट पॉसिबल फॉर न्यूरॉन टू कम्युनिकेट विद फार अवे सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि अब होता क्या है, डेंड्राइट्स जो होते हैं ये मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। सेल बॉडी मैसेज आगे एक्सोन के जरिए से अवे फ्रॉम द सेल बॉडी देता है। ये एरो आपको बता रहा है टूवर्ड, और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि एक्सोन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जाएगा और जो डेंड्राइट है टूवर्ड द सेल बॉडी मैसेज लेके जाएगा। तो हमने इसके तीन स्ट्रक्चर भी देख लिए, यानी कि तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है और इसका फंक्शन लिखना है। तीन आपके कंपोनेंट, और लास्ट पे आपकी क्या आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मसल्स। मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स सेल्स जो होते हैं ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा। बेसिकली इसका फंक्शन बताया गया कि इसने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से फिर लोकोमोशन, ब्रीदिंग मूवमेंट, ब्लड पंपिंग by the heart, change in the size of the pupil, peristaltic contraction of the gut, speech, movement of tongue, lips are result of the muscle contraction। अब वहां पे आपने डेफिनेशन बता दी तो नीचे साथ आपने क्या बता दिए, फंक्शंस बता देने, यानी कि मसल सेल क्या है, फिर आपने बताना है कि फंक्शन, लोकोमोशन, ब्रीदिंग मूवमेंट, ब्लड पंपिंग, change of size of muscles and heart, and then eye, pupil, peristaltic movement of the gut, speech movement of the tongue and lips वगैरह, ये सारे इसके फंक्शन आ जाएंगे। टू प्रोड्यूस कंट्रैक्शन मसल्स हैव एलोंगेटेड शेप। यहाँ पे आप इसका शेप और स्ट्रक्चर बता सकते हैं। एलोंगेटेड शेप एंड आर फिल्ड विद द एक्टिन, एक्टिन यानी कि प्रोटीन है, एंड देन मायोसिन प्रोटीन, ये आप इसकी मायोसिन प्रोटीन भी बता सकते हैं। फिर इनके डायग्राम्स हैं। अब डायग्राम्स के हवाले से 3 तरह के मसल्स हैं, आप टाइप्स बता सकते हो कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट स्मूथ मसल्स, नंबर सेकंड स्ट्राइएटेड मसल्स, नंबर 3 कार्डियक मसल। स्ट्राइएटेड के लिए आप यहाँ पे स्केलेटल मसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन वो इरेगुलर स्ट्राइएशन होती हैं, लेकिन वो भी स्ट्राइएटेड होती हैं। ये दोनों स्ट्राइएटेड है, तो इसके लिए आप यहाँ पर मेंशन कर दें स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल। तो इनके साथ डिफरेंट डायग्राम्स हैं वो जो आपने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको वाज़े कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है, ये इनका न्यूक्लियस, एक सेल बना दिया। यहाँ पर आप देखें तो ये इस तरह सिलेंड्रिकल नज़र आ रही है और ये इसका न्यूक्लियस है। फिर इसके अंदर अगर गौर करें तो बैंड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं, लाइट और डार्क बैंड्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें कार्डियक मसल्स के हवाले से तो उनमें हमें ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, यानी कि ऐसे आ रहे हैं, यूँ है, फिर ये इस तरह से ब्रांच्ड है, फिर इस तरह से, देन इस तरह से, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ब्रांच्ड है। ये आपने इस तरह से शो कर लेने। फिर इनके ये न्यूक्लियस भी नज़र आ रहे हैं, फिर इनके अंदर भी आपको स्ट्राइएशन जो है वो नज़र आ रही हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से आपका क्या था, एक शॉर्ट का क्वेश्चन है। लिवर सेल्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। लिवर सेल्स के वजह से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिवर सेल्स आर ऑलमोस्ट राउंड शेप एंड हैव prominent nucleus and abundance of cytoplasmic organelles। अब ये इसके डेफिनेशन के बजाय आप इसको इंट्रोडक्शन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंट्रो, क्योंकि इसके अंदर इसके फंक्शन भी आ रहे हैं और इसकी शेप भी ऑलमोस्ट आ रही है। हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा इसकी क्या होती हैं जी, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी बहुत सारे मौजूद होते हैं। दे आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल्स। ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमने नोट करना है। मोस्ट एक्टिव सेल ऑफ द बॉडी किसके सेल्स होते हैं, लिवर के सेल्स होते हैं। लिवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, प्रीवियसली हम इनको डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने वेस्ट बनाने हैं, इन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, इन्होंने प्रोडक्शन करनी है, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, बहुत सारी प्रोटीन बनाते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। तो अब इनके फंक्शन के हवाले से कंप्लीट आपका जो है एक आंसर आएगा। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ आयरन, स्टोरेज ऑफ सम वाइटामिन। वाइटामिन कौन से हैं आपने याद रखना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी स्टोरेज होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, सपोज करें कोई शख्स जो है वो टॉक्सिक मटेरियल खाता है, मिस्टेकनली खाता है, कोई जो है फर्टिलाइज़र उसमें की बॉडी में चला गया है, कोई पेस्टिसाइड चला गया है, अल्कोहल चला गया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना भी लिवर का काम है। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन, क्लॉटिंग प्रोटीन के हवाले से आपने पढ़ना है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन,
क्लॉटिंग प्रोटीन है, यानी कि जब ब्लड वेसल रप्चर होती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाया जाता है। ब्लड क्लॉट बनाने के लिए किसका रोल होता है? क्लॉटिंग प्रोटीन का, फाइब्रिनोजन का। रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड आरबीसीज, हमने अभी बात की जो आरबीसीज होते हैं इनकी एज होती है 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसको दफन किया जाता है किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। फिर स्प्लीन से निकाला जाता है और लिवर उसको रिसाइकिल करता है, क्योंकि आरबीसी जो होता है इसके पास होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास होता है आयरन। आयरन का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। तो इसलिए इस आयरन की रिसाइकलिंग की जाती है, वो आरबीसी को तोड़ के उसमें से आयरन निकाला जाता है। आयरन को फिर यूज़ किया जाता है, आयरन को फिर यूज़ किया जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन को फिर किस में यूज़ किया जाता है? आरबीसी के अंदर। तो इस तरह से इसकी रिसाइकलिंग होती है, ये किसकी? आरबीसी की। तो ये है हमारा क्या, जो लिवर का सेल था उसके हवाले से हमने बात की है। इससे पहले हमने मसल्स की बात कर ली थी, उससे पहले हमने न्यूरॉन्स के हवाले से बात की, रेड ब्लड सेल्स, मीजोफिल सेल्स, और ये सेल्स थे एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल में रूट हेयर और गार्ड सेल्स का जिक्र किया। तो इस तरह से ये हमारे जो सेल्स थे, सेल स्पेशलाइजेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज स्टेम सेल्स। इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना है। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने हमारी वीडियोस लाइक करनी है, कमेंट्स देने, अपने सजेशंस देनी है। साथ आपने हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे मौजूद पेज उसको फॉलो करना है। साथ व्हाट्सएप चैनल जो है स्पेसिफिकली उसको लाजमी आपने फॉलो करना है और फ्रेंड्स से शेयर करना है, कि उसमें मल्टीपल एमसीक्यू आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं तमाम सब्जेक्ट के, और आपके एमसीक्यू की अच्छी से तैयारी होती है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।